हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हम लोग कर रहे थे अरिहंत जी के बाद मनोहर पांडे, जिसमें हमने स्टार्ट किया है जनरल साइंस का पार्ट, जिसमें हमारा चल रहा है अभी फिज़िक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्कमिड प्रिंसिपल। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आर्कमिड्स प्रिंसिपल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटी बोल सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी वाला टॉपिक कर रहे थे एंड उसी में ये भी आता है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स पार्शली और होली इन अ लिक्विड देयर इज एन अपीरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं पार्शली और होली, या तो थोड़ा सा या पूरा, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा, कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो उस पानी में डालने के बाद जितना पानी डिस्प्लेस होगा, द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द व्हीकर और वाटर बॉडी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक व्हीकर है, इसके अंदर हमने पानी डाला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पानी डाला है। अब हमने क्या किया है, एक थ्रेड लिया है एंड उसके साथ में हमने एक ईंट ब्रिक जो है वो बांध दी है। इसको हम पानी में डाल रहे हैं। ठीक है, अब इस ईंट का कितना वेट है वो किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द आर्कमिड्स प्रिंसिपल, कि जो ये ईंट अगर हम बीकर में डालते हैं, कोई बड़ा सा टब वगैरह कुछ भी ले लो, बाल्टी, जब हम ईंट इसमें डालेंगे, ठीक है, चाहे वो आधी डली है या हम पार्शली मतलब हाफ डाली है या फिर पूरी डाल दी है, होली डाल दी है, ठीक है, पूरी डाल दी है, तो उस अगर हाफ डाली है तो उस हाफ का वेट कितना होगा, जितना इस टब में से, इतना बाल्टी में से पानी बाहर आएगा। ठीक है, डिस्प्लेस होगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर एक बर्तन रख लें एंड देखें कि कितना पानी डिस्प्लेस होता है। तो हाफ ईंट का उतना ही वेट होगा जितना ये पानी जो बाहर निकला है बाल्टी में से, इसका वेट होगा। अगर हम फुली इसमें हम इसको इमर्स कर देते हैं तो पूरी ईंट का वेट कितना होगा, जितना पानी इस टबलर से बाहर आएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यही है कि आपका ये जो कोई भी बॉडी जो पानी में पार्शली, कोई भी लिक्विड में जो है वो पूरा डालते हैं या आधा डालते हैं, तो उसका वेट जो है किसके बराबर होगा, जितना लिक्विड उसमें से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो जो वेट ऑफ वाटर है वो डिस्प्लेस होता है एंड एन आयरन बॉल इज लेस देन इट्स ऑन वेट, वेयर इज वाटर डिस्प्लेस बाय द इमर्स पोर्शन ऑफ द शिप इज इक्वल टू इट्स वेट। सो स्मॉल बॉल ऑफ आयरन बॉल सिंक इन द वाटर बट लार्ज शिप फ्लोट। सो इसमें क्या बोला गया है कि जो पानी का वेट डिस्प्लेस होता है, अगर हम किसी पानी में कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं, आयरन बॉल इज़ लेस देन इट्स ऑन वेट, ठीक है, तो उसमें डालते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, और जितना पानी डिस्प्लेस होगा उस बकेट में से, उस वाटर बॉडी में से, बाय द इमर्स पोर्शन, क्योंकि हमने क्या किया है, आयरन बॉल जो है वो पानी में पूरी डूब जाती है ना, तो कितना पानी बाहर आएगा, जितना उसका वेट होगा उतना पानी बाहर आएगा। लेकिन शिप जो होती है वो पूरी नहीं डूबती है, शिप जो है पानी में सिंक नहीं होती, वो फ्लोट करती है। जितना पोर्शन शिप का वाटर के अंदर है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। ओके, और एक और एग्जांपल दी है इसके साथ में, अ फैट पर्सन विल क्विकली लर्न द स्विमिंग एज कम्पेयर टू स्लिम पर्सन बिकॉज ही विल डिस्प्लेस मोर वाटर, सो ही विल बी मोर बैलेंस। जो एक थोड़ा हेल्दी पर्सन होगा, फैट पर्सन होगा, वो जल्दी स्विमिंग सीखेगा एज कम्पेयर टू स्लिम, जो पतला आदमी है, कोई पतला पर्सन है उसके मुकाबले में, क्योंकि जो फैट पर्सन है जैसे ही वो पानी में जाएगा वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है ना, एक फैट पर्सन है उसका वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन जो एक स्लिम पर्सन है उसका वेट कम है तो वो कम पानी डिस्प्लेस करेगा। लेकिन जो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर रहा है उसका पानी में बैलेंस जो है वो इजीली बन जाता है, विल बी मोर बैलेंस, वो पानी में बैलेंस रहता है। हाइड्रोजन फील बैलून फ्लोट इन एयर बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। अगर हम बलून लेते हैं तो बलून एयर में क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हवा से उसका कम वेट रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है, अ पर्सन कैन लिफ्ट मोर वेट इन वाटर। एक आदमी जो है, कोई भी पर्सन, आप मान लीजिए पानी में अगर आप हो तो आप किसी भी भारी चीज़ को उठा सकते हो पानी में, क्योंकि पानी डिस्प्लेस होता है, जैसे वेट अंदर जाएगा पानी ऊपर की तरफ आता है ना, ऊपर की तरफ आता है, उस बॉडी को हम अच्छे से कैरी आउट, वहाँ पे बैलेंस अच्छा बन जाता है, उसको हम अच्छे से कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका
लॉज ऑफ फ्लोटेशन। एंड लॉज ऑफ फ्लोटेशन है क्या? बेसिकली यही है लॉज ऑफ फ्लोटेशन कि पानी में जैसे कुछ चीज़ें हम देखते हैं पानी में तैरती हैं, कुछ चीज़ें पानी में नहीं तैरती हैं, ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड है? वो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे के बेस पे, कि हमने देखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी चीज़ें पानी में नहीं तैरती हैं, डूब जाती हैं, कौन से सिंक करती हैं, कौन सी फ्लोट करती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड, कोई भी बॉडी जो है पानी में तब तैरती है इफ, अगर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, कि पानी में जो मटेरियल डाला जा रहा है, जो बॉडी डाली जा रही है, उसका जो डेंसिटी है वो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए जिस भी पानी में, जिस भी लिक्विड में उसको डाला जा रहा है, तो बॉडी वो फ्लोट करेगी, ठीक है। सेकेंड है द व्हेन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड द बॉडी फ्लोट्स फुली सबमर्ज इन लिक्विड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी बॉडी का, जिस भी बॉडी को आप पानी के अंदर डाल रहे हैं, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी का और पानी की डेंसिटी जो है वो बराबर है, जब कोई चीज़ें बराबर है तो वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो वो बॉडी जो है पानी पे फ्लोट करेगी क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। उस पर अगर ऊपर से फोर्स लग रही है तो नीचे से भी फोर्स लगती है ना। जब हम देखो ये पानी है हमारे पास, इसके ऊपर से हमने कुछ डाला, अब ऊपर से फोर्स लग रही है, ओके, ऊपर से क्या लग रही है, इस पे फोर्स लग रही है, तो इस पे भी क्या होगा, नीचे से भी पानी पे फोर्स लग रही है। जब दोनों साइड से फोर्स लग रही है तो वो फोर्स इक्वल हो जाती है एंड वो न्यूट्रल हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इसका, व्हेन बॉडी फ्लोट्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रही है, मतलब ऊपर से जो ऑब्जेक्ट डाला गया था उसकी फोर्स और जो नीचे से फोर्स आ रही है, अगर वो इक्वल हैं तो जो वेट होगा बॉडी का वो किसके वेट के बराबर होगा? जितना लिक्विड उस टबलर से या उस टब से, उस बाल्टी से बाहर आता है, वाटर बॉडी से, वो जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है उसके बराबर होगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस बॉडी की एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड शुड बी इन वन वर्टिकल लाइन फॉर दिस कंडीशन। तो उन दोनों की क्या होगी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि वॉल्यूम कितना था एज कंपेयर टू मास के। सो रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर से किया जाता है। जो सी वाटर का डेंसिटी होता है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब एक शिप एंटर करती है सी में, एक रिवर से सी में एंटर करती है, तो वो क्या करती है, रेज होती है, थोड़ी सी ऊपर ऊपर उठती है, क्योंकि जो सलाइन वाटर है, सॉल्ट वाला पानी जो है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो रिवर में नॉर्मल वाटर होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता है। सो डेंसिटी ऑफ आयरन जो है वो ज़्यादा होती है पानी से, क्योंकि बट लेस देन ऑफ द मर्करी, लेकिन मर्करी से कम होती है। सो सॉलिड चंक ऑफ आयरन सिंक इन वाटर एंड फ्लोट इन मर्करी। तो कोई भी छोटा सा हम आयरन का वो पीस ले लेंगे, पानी में डालेंगे, वो डूब जाता है, लेकिन अगर हम मरकरी में डालें तो वो फ्लोट करता है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो कम है मरकरी से। अगर एक आइस जो है ना, आइस वाटर में फ्लोट करती है ना, किसी भी अगर हम टबलर में या बकेट में वाटर लेते हैं, उसमें आइस डालते हैं, वो फ्लोट करती है, तो जो लेवल ऑफ वाटर होता है वेसल में वो चेंज नहीं होता है, ओके। उसके बाद में आता है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन क्या है? इट इज़ अ फोर्स जो एफ से डिनोट किया जाता है, इसके साथ में जो लिखे होंगे अल्फ़ाबेट्स, मतलब वो उससे डिनोट होते हैं, ठीक है। एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट लेंथ। तो एक फोर्स है जो एक यूनिट लेंथ पे एक्ट कर रही है ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो टी क्या है? इज द सरफेस टेंशन जो है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर है, और इसका यूनिट रहता है एन पर मीटर। जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, बाय वर्च्यू ऑफ इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, कि जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से जो मिनिमाइज होता है उसके फ्री सरफेस एरिया में, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, क्योंकि ज़ीरो बिकम ज़ीरो एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। जो सरफेस टेंशन है वो क्लीन वाटर का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सोप सोल्यूशन।
ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रेन ड्रॉप्स फ्रॉम स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। बारिश की जो बूंदें होती है स्फेरिकल शेप में होती हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। कैरोसिन ऑयल जो है वो स्प्रिंकल पानी के ऊपर तैरने लगता है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है, किसकी वजह से? एक्सेस मॉस्किटो फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर डाई ड्यू टू सिंकिंग। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या रहता है? एक फेनोमेना होता है ऑफ राइज और डिप्रेशन, ठीक है, चाहे वो ऊपर उठने का या नीचे डिप्रेस्ड होने का लिक्विड में इन अ कैपिलरी ट्यूब, उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। सो एक पीस है ब्लोटिंग पेपर का, सोक इंक बिकॉज द पोर्स ऑफ ब्लोटिंग पेपर सर्व एज कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, उसको इंक में वैसे डुबाया जाता है क्योंकि जो पोर्स होते हैं ब्लोटिंग पेपर के वो कैपिलरिटी ट्यूब की तरह वर्क करते हैं। और जो ऑयल है इन द विक ऑफ द लैम्प राइजेस ड्यू द कैपिलरी एक्शन ऑफ थ्रेड इन विक, ठीक है। और रूट हेयर्स ऑफ प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू कैपिलरी एक्शन। उसके बाद में आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन इट्स लेयर व्हेन इट इज इन मोशन। सो विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करते हैं हिंदी में मतलब घनापन, ठीक है। जो घने घने वाले लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि जो उनकी इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो एक्ट करती है उनकी लेयर्स के ऊपर, और जब वो मोशन में होते हैं तो वो विस्कोसिटी मतलब जब कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, जैसे हनी ले लो, हनी को ऐसे अगर हम थोड़ा सा बहने के ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा फैलाते हैं तो बहने में टाइम लगाता है, पानी को डालते हैं तो जल्दी बह जाता है ना। सो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा हुई? हनी की ज़्यादा हुई। इस तरीके से जो घने घने वाली लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद में हमारा आता है बर्नौलीज थ्योरम, जो हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।